तुमसे बार बार कह रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लैला को कहीं बंद कर दो और उसे शादी के लिए कुछ भी करके मना लो। झेला नहीं करान को गोली मारी थी, मैंने खुद सुना, मैंने अपने कानों से खुद सुना। गोंजा से नहीं, लैला को मैं पहुंचाता हूँ, ठीक है? आपा, क्या तुमने सब कुछ मेहमद के साथ मिलकर किया था? हाँ, अपनी हो तुम, बताओ मुझे कैसे कर सकती हो? खुशामदीद। आज हमारे पास जो मवाद है ना, वो सीधा एक ड्रामाटिक कहानी के बीच में निकला है। ये मशहूर तुर्की ड्रामा है कोवा। इसका जो उर्दू या हिंदी डब्ड वर्जन है, उसकी यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स के कुछ हिस्से हैं। तो इन सीन्स में हमें मिलता क्या है? शदीद जज्बात हैं, खानदानों के बीच झगड़े चल रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं एक दूसरे पर, मोहब्बत भी नजर आती है, बदला भी है, और राजों का तो जैसे एक पूरा जाल बुना हुआ है। आज हम कोशिश करेंगे कि इन हिस्सों में जो असल कहानी है ना, जो किरदारों के दिल में चल रहा है, उसे समझ सकें। बिल्कुल। और आज जो हमारी बातचीत है, उसका मकसद ही यही है कि ये जो पेचीदा से रिश्ते हैं ना, इनकी गुत्थियां सुलझाएं। ये देखें कि कौन कसूरवार है, कौन नहीं, उस पर जो एक कश्मकश चल रही है, और किरदार जिस मुश्किल सूरत हाल में फंसे हुए हैं, उसका भी जायजा लें। और ये सब कुछ, ये ध्यान रहे, सिर्फ उसी टेक्स्ट की बुनियाद पर होगा जो हमें मिला है। चलें तो शुरू करते हैं इस मंजर से, जहां कहानी की मरकजी खातून किरदार है। टेक्स्ट में नाम जीलान या जिलान लगता है। वो और कुरान आमने सामने हैं, और वो सीधा कुरान पर अपने भाई के कत्ल का इल्जाम लगा रही है, धमकी दे रही है, कह रही है इस दरवाजे से कोई एक ही जिंदा जाएगा। ये तो बहुत ही धमाका खेज शुरुआत है ना? बिल्कुल। यहाँ किरदारों का गुस्सा, उनकी तकलीफ, वो बिल्कुल उरूज पर है। बदले की आग है एक तरफ, और दूसरी तरफ कुरान है जो साफ इनकार कर रहा है। लेकिन फिर कुरान एक ऐसी बात कहता है जो मामले को और उलझा देती है। वो कहता है, ये खुदा का इंसाफ है कि तुम्हारा भाई मर गया। अब इस जुमले के कई मतलब हो सकते हैं। क्या वो वाकई उसे इंसाफ समझता है, या ये सिर्फ गुस्से में निकली बात है? हाँ, ये भी तो हो सकता है। और क्या ये वाकई इंसाफ है, या फिर ये बदले के एक ना खत्म होने वाले सिलसिले की शुरुआत है? ये सवाल पैदा होता है। और फिर वो हैरानकुन लम्हा आ जाता है जब वो खातून किरदार जिलान कुरान को गोली मार देती है। लेकिन गोली मारने के फौरन बाद ही उसका पछतावा, कहती है, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? और फिर ये गहरी बात, असल में मैंने तुम्हें नहीं, खुद को गोली मारी है। दूसरी तरफ कुरान के जज्बात भी अजीब हैं। वो कहता है, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, तुम मुझे मौत देने वाली मेरी जल्लाद भी हो, मोहब्बत भी और जल्लाद भी। ये तो बड़ा अजीब इम्तिजाज है। ये जो ज़हनी कश्मकश है ना, ये बहुत अहम है। गोली चलाने के फौरन बाद पछताना, चले ये तो एक फितरी रद्द अमल हो सकता है, लेकिन यहाँ ये उनके उलझे हुए रिश्ते की तरफ भी इशारा कर रहा है। खुद को गोली मारने का मतलब शायद यही है कि वो समझती है कि करान को तकलीफ देकर वो खुद भी तबाह हो रही है। सही। और करान का उसे मोहब्बत भी कहना और जल्लाद भी, ये जाहिर करता है कि उनका रिश्ता कितना पेचीदा है, जहां मोहब्बत और नफरत यूं समझे एक साथ चल रहे हैं। शायद उनके रिश्ते की बुनियाद ही यही इंतहा पसंदी है। अच्छा, गोली लगने के बाद करान का रवैया भी काफी गैर मुतवक्के है। वो साफ मना कर देता है कि ना अस्पताल जाना है, ना एम्बुलेंस बुलानी है। कहता है, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई अस्पताल नहीं, सिर्फ तुम और मैं। और राज रखने पर बहुत जोर दे रहा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने क्या किया। वजह क्या बताता है? खानदान की इज्जत। मैं बारूद और खून वाले खानदान से आता हूँ, मैं अपने खानदान का नाम खराब नहीं करना चाहता। हाँ, यहाँ ये खानदानी इज्जत का जो तस्वुर है ना, ये बहुत भारी नजर आता है। बिल्कुल। मतलब ये फौरी तिब्बी मदद और कानून के जो नताइज हो सकते हैं, उनसे भी ज्यादा अहम हो गया है। बिल्कुल। और ये भी दिलचस्प है कि करान जख्मी है, लेकिन सूरत हाल पर कंट्रोल अभी उसी का लग रहा है। हाँ, वो फैसले कर रहा है। हाँ, ये बात तो है। और इसी दौरान वो जो मददगार है, आयशा, जो खून देखकर जल्दी जल्दी सफाई करती है, वो भी जैसे उस राज को छुपाने में शरीक हो जाती है। ये सिर्फ एक शख्स का राज नहीं रहता, फिर ये एक इज्तिमाई अमल बन जाता है। और फिर वो मंजर आता है जहां जलान, जिसने अभी गोली चलाई थी, अब किरान का जख्म सी रही है। मजबूरी में किरान उसे कहता है, तुम्हें इस घाव को सीना होगा, इसे गर्म करो। दोनों के बीच जो टेंशन है, वो तो बिल्कुल महसूस की जा सकती है। किरान तकलीफ में है, जलान शायद मुजरिम महसूस कर रही है, डरी हुई है। लेकिन फिर भी किरान उसे धमकी दे रहा है, ये घर तुम्हारे लिए जहन्नुम बनेगा। ये क्या सूरत हाल है?
یہ واقعی بڑی عجیب اور آپ کہیں تو ستم ظریفی والی بات ہے. جس نے حملہ کیا وہی اب علاج کر رہی ہے، چاہے مجبوری میں ہی صحیح. یہ انہیں ایک ایسی قربت میں لے آتا ہے جو خطرناک بھی ہے. صحیح. اور کران کی دھمکی وہ کوئی معافی یا قانونی کارروائی کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک لمبے ذاتی انتقام کی بات کر رہا ہے جو وہ اسی گھر میں ساتھ رہتے ہوئے لے گا. یہ تعلق کی ایک بہت ہی تاریک اور پیچیدہ شکل ہے. یہ زخم بھرنے کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی جنگ شروع ہونے کا اعلان بھی ہے. اچھا، یہ تو مرکزی کہانی چل رہی ہے. اس کے ساتھ کچھ اور کہانیاں بھی ہیں. ایک طرف فیرت ہے جو لیلا کو کسی پاگل حملہ آور سے بچاتا ہے. دوسری طرف مصطفیٰ ہے، وہ فیرت سے دل کی باتیں کر رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں جیلہان اور یعقوب جو مر گیا، اور اپنے سخت باپ کے بارے میں پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے. اوہ، کہتا ہے کہ وہ اچھا بھائی نہیں بن سکا، باپ کو خوش کرنے کے چکر میں رہا، اور پھر وہ لیلا کو بچانے پر فیرت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. مصطفیٰ کا یہ جو پہلو ہے نا، یہ اس کی کمزوری اور اندرونی جنگ کو دکھاتا ہے. وہ ماضی کی غلطیوں پر پچھتا رہا ہے اور خاندانی رشتوں کی اہمیت سمجھتا ہے، بھلے وہ کتنے ہی ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہو. اس کا یہ ماننا کہ وہ باپ کی وجہ سے بھائی کو نظر انداز کرتا رہا، یہ اس کے کردار میں ایک گہرائی جاتا ہے. فیرت یہاں ایک محافظ کے طور پر سامنے آتا ہے، شاید مصطفیٰ کے لیے ایک مثال بھی کہ کیسا ہونا چاہیے تھا. پھر گنجا اور فیرت کے رشتے کا معاملہ ہے. فیرت اس سے تعلق توڑ دیتا ہے. گنجا پریشان ہے، لیلا اسے دلاسا دے رہی ہے، لیکن گنجا لیلا سے اصل وجہ چھپا کر جھوٹ بولتی ہے. اچھا، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ فیرت اس کے حلیے اور وزن پر اعتراض کر رہا تھا. اوہ، جبکہ دوسری طرف فیرت گلسن سے بات کرتے ہوئے گنجا پر سخت غصہ ہے. کوئی اپنی بہن کو اتنی صاف خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ شاید اس کا اشارہ اسی حملے کی طرف ہے جس سے اس نے لیلا کو بچایا تھا. ہاں، یہاں رشتوں میں دھوکہ اور اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کا موضوع سامنے آتا ہے. گنجا اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، جو ایمانداری سے بالکل الٹ ہے. فیرت کا یہاں اخلاقی موقف زیادہ واضح لگتا ہے. وہ گنجا کے اس عمل کو جس نے لیلا کی جان خطرے میں ڈالی، اسے قبول نہیں کر پا رہا. صحیح. یہ مرکزی کہانی کی جو گھٹن اور غیر یقینی صورتحال ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ راز اور جھوٹ کس طرح رشتوں میں زہر گھول سکتے ہیں. اب آتے ہیں کران کی ماں کی طرف. ٹیکسٹ میں نام قدرت بتایا گیا ہے. وہ کہانی میں ایک بڑا موڑ لاتی ہیں. وہ خود مانتی ہیں کہ انہوں نے گواہ ریمزی سے بات کی تاکہ وہ کران کے خلاف اپنا بیان بدل لے. اوہ، یہ تو بڑی بات ہے. ہاں، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتی ہیں، میں نے ایک بچے کو کھویا، میں دوسرے کو جیل نہیں جانے دے سکتی. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے رشوت نہیں دی، بلکہ ریمزی کی رحم دلی کو اپیل کی اور یہ شک پیدا کیا کہ مرنے سے پہلے یعقوب نے جیلان کا نام بھی لیا تھا. یہ تو سیدھا سیدھا ایک اخلاقی دوراہا ہے. ایک طرف ماں کی محبت ہے، بیٹے کو بچانے کی خواہش ہے، دوسری طرف انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا ہے. بالکل. وہ اپنے کام کو رحم دلی کی اپیل کہہ رہی ہیں، لیکن نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ سچائی شاید دب گئی. یہاں حفاظت اور انصاف کے بیچ کی لکیر بہت دھندلی ہو جاتی ہے. ان کے اس قدم کے نتائج تو ضرور ہوں گے. اور سب سے بڑا نتیجہ تو خود کران کا رد عمل ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں نے کیا کیا ہے تو وہ غصے اور مایوسی سے جیسے پھٹ پڑتا ہے. وہ کہتا ہے، آپ نے مجھے نہیں بچایا امی، میں اب بھی گناہ گار ہوں اور اس کی وجہ صرف آپ ہو. اوہو. اور یہ بھی آپ نے مجھے اس جرم اور گناہ کا شریک بنا دیا جو میں نے کیا ہی نہیں. اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے اصل معنوں میں بے گناہ ثابت ہونے کا موقع ہی چھین لیا. کران کی یہ جو اندرونی کیفیت ہے یہ بڑی دلچسپ ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ قانونی طور پر ثبوتوں کی بنیاد پر بے گناہ ثابت ہو، نہ کہ کسی جذباتی اپیل یا یوں کہیں کہ ہیرا پھیری سے. ہاں، وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہے. بالکل. اس کی ماں نے جو قدم اٹھایا بظاہر اسے بچانے کے لیے، اس نے اسے اپنی نظروں میں اور شاید جیلان کی نظروں میں بھی مزید پھنسا دیا ہے. یہ محسوس کیا جانے والا جرم بمقابلہ اصل جرم کا ایک پیچیدہ کھیل بن گیا ہے. اور یہ سوال پھر سے اٹھتا ہے، کیا وہ واقعی بے گناہ ہے؟ وہ بار بار کہہ تو رہا ہے ٹیکسٹ میں کہ اس نے جیلان کے بھائی کو نہیں مارا، لیکن ماں کی اس حرکت نے اس کے دعوے پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے. بالکل. کہانی آگے بڑھتی ہے لیکن ٹینشن کم نہیں ہوتی. جیلان اب بھی اپنے اندر لڑ رہی ہے. ایک طرف وہ خود کو یاد دلاتی ہے، ہوش میں آؤ جیلان، یہ میرے بھائی کی موت کا حکم دینے والا قاتل ہے.
दूसरी तरफ जब करान बुखार में बेहोश है तो वो बड़बड़ाता है, मुझे छोड़ के मत जाओ जेलान। ये अल्फाज जेलान को और उलझा देते हैं। हवेली वापस आने पर उनका रिश्ता और भी अजीब हो जाता है, खास तौर पर जब करान अपनी माँ के सामने उससे बहुत सर्द महरी से पेश आता है। उनके रिश्ते की ये गैर यकीनी कैफियत ही शायद इस कहानी का मरकज है। क्या इस नफरत और बदले के नीचे कोई असली जज्बात, शायद मोहब्बत छुपे हुए हैं? कौन जाने। किरान का ये सर्द रवैया क्या सिर्फ खानदान वालों को दिखाने के लिए है ताकि किसी को शक ना हो? या शायद वो धमकी पूरी कर रहा है। हाँ, या ये इसकी धमकी का हिस्सा है कि वो इसकी जिंदगी जहन्नम बना देगा। जो सदमा उन्होंने झेला है, जो राज उनके बीच है और जिस तरह वो एक दूसरे पर मुनहसर हो गए हैं, इसने एक बहुत ही नाजुक और गैर मुतवक्के रिश्ता बना दिया है। और राज खासतौर पर ऐसी हवेली में कहाँ छुपे रहते हैं। किरान की बहन है सीमा, उसे शक होने लगता है। वो अपनी माँ से कहती है, अम्मी कल जब मैं किरान के स्टडी रूम में गई थी तो वहां पर खून के निशान थे। ओह! जीलान ने किरान को मारने की कोशिश की। वो खून के निशानात और उनके अचानक दूसरे घर जाने को जोड़ रही है। इसी दौरान नौकरों की, खास तौर पर आयशा की सरगोशियां और घबराहट भी बता रही है कि कुछ गड़बड़ है। ये बिल्कुल साफ है कि ऐसे माहौल में जहां हर कोई एक दूसरे पर नजर रखे हुए है, राज छुपाना लगभग नामुमकिन है। गोली चलने का वाकया और फिर उसे छुपाने की कोशिश, उसके असरात फैल रहे हैं। हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं वाली बात। बिल्कुल। सीमा का शक, नौकरों की बातें, ये सब इशारा है कि आगे मजीद तूफान आने वाला है और राज खुलकर रहेंगे। टेंशन बढ़ती जा रही है और सच्चाई किसी भी वक्त फट सकती है। तो अगर हम सारी बात समेटें, हमने एक शदीद तसादुम देखा जो गोली चलने पर ख़त्म हुआ। फिर ख़ानदान के इज्जत के नाम पर उसे छुपाने की कोशिश की गई। हमने देखा कि कैसे माँ की मोहब्बत ने इंसाफ के रास्ते में मुदाखलत की, जिस पर खुद बेटा ही नाराज़ हो गया। साथ ही फेरित, लैला, गुंजा और मुस्तफ़ा की जिंदगियों में चलने वाले ड्रामे भी देखे। और इन सब के बीच कुरान और मरकजी खातून किरदार का मोहब्बत, नफरत, बदले और राजों से बुनावा एक बहुत ही गैर मुस्तहकम रिश्ता। बिल्कुल। और इन सारी कहानियों के पीछे कुछ बड़े ख्याल चल रहे हैं, जैसे तशद्दुद और बदले का चक्कर जो ख़त्म ही नहीं होता, खानदान के अंदर राजों की तबाहकुन ताकत, और ये भी बहुत दिलचस्प है कि मुख्तलिफ किरदार इंसाफ को कैसे देखते हैं और इसे अपने मतलब के लिए कैसे तोड़ते मड़ोड़ते हैं। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। माँ के लिए इंसाफ बेटे की हिफाजत है, जेलान के लिए इंसाफ भाई का बदला है, और किरान के लिए इंसाफ शायद कानूनी तौर पर बेगुनाह साबित होना है। हर एक का अपना सच, अपना इंसाफ। आखिर में इन सारी बातों की रोशनी में एक सवाल जहन में अटक जाता है, क्या इन किरदारों के लिए कभी हकीकी माफ़ी या सुकून मुमकिन है जब वो बदले, खानदानी दबाव और छुपाए गए राजों के इस जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं? मुश्किल सवाल है। खासतौर पर तब जब सच्चाई को खुद ही मस्क कर दिया गया हो, जैसे किरान की माँ ने किया। या ये देखते हुए कि किरान मुसलसल कह रहा है कि उसने जिलान के भाई को नहीं मारा और माँ ने गवाह से बात कर ली। तो असल सच्चाई आखिर है कहाँ? बिल्कुल, असल सच्चाई कहाँ है और क्या वो कभी इस माहौल में साफ तौर पर सामने आ भी पाएगी? ये वो सवालात हैं जो ये हिस्से हमारे लिए छोड़ जाते हैं और शायद देखने वालों को भी सोचने पर मजबूर करते हैं।